सिर्फ मर्दों से भरा ससुराल। राम राम जी, किशोर जी आपके लिए खुशखबरी लेकर आया हूँ। आइए आइए पंडित जी बैठिए, क्या खुशखबरी लाए हैं? अरे किशोर जी, एक बड़ी ही प्यारी सी कन्या का रिश्ता लाया हूँ आपके मोहन के लिए। रिश्ता मेरे मोहन के लिए? पंडित जी, ये खुशखबरी झूठ तो नहीं है ना? अरे 1% भी झूठ नहीं है। आपके किशोर के हिसाब से रिश्ता मिला है, लेकिन किशोर जी एक दिक्कत है। लड़की वालों को मैंने आपके घर की सच्चाई नहीं बताई, बस आपसे जानना था, इस बात को पर्दे में ही रहने दूं क्या? नहीं पंडित जी, हम इस इतनी बड़ी बात को ऐसे छिपाकर नहीं रख सकते हैं। अरे झूठ की बुनियाद पर जुड़े रिश्ते मजबूती नहीं पकड़ते हैं। जानता हूं बेटा, पंडित हूं तो मुझसे ज्यादा कौन ही झूठ और सच को मानता होगा। लेकिन किशोर जी और मोहन, मैं तुमको एक बात बता दूं, कई बार एक झूठ 100 सच से बड़ा हो जाता है। आपका घर तो पहले ही मोहल्ले में बदनाम है, कोई रिश्ता यहाँ आता नहीं है। अगर आप अब झूठ का सहारा नहीं लोगे तो सारी जिंदगी ऐसे ही गुजर जाएगी, इसीलिए सोच लो। पंडित की बात सुनकर किशोर और उसके सभी बेटे सोच में पड़ गए। किशोर का परिवार सारे मोहल्ले में मशहूर था, क्योंकि वो इकलौता ऐसा परिवार था जिसमें कोई औरत नहीं थी, बस मर्द ही मर्द थे। किशोर के परिवार में किशोर से अलग उसके 10 बेटे थे और उसी के 3 भाई थे। 10 बेटों में मोहन 5वें नंबर का बेटा था, जिसकी अब शादी की उम्र हो चली थी। बाबा, पंडित जी वैसे बोल तो सही रहे हैं। घर में बस 13-14 मर्दों को सुनने के बाद तो कोई बाप अपनी बेटी हमें देने को राजी नहीं होगा। अब तो लगता है झूठ के सहारे से रिश्ता जोड़ना पड़ेगा। ये की है ना तुमने समझदारी की बात। मैं जानता हूँ तुम लोग बहुत अच्छे हो। जिस भी बाप की बेटी इस घर में आएगी वो खुश ही रहेगी। तो ठीक है किशोर जी, बेटे के सिर पगड़ी बनवाने की तैयारी करिए। पंडित ऐसे बोलकर रिश्ता पक्का करके लड़की वालों के घर आ गए, लेकिन उसने किसी को ये नहीं बताया कि ससुराल बस मर्दों से भरा हुआ है। रिश्ते की बात पक्की हुई और जल्दी ही शादी की तारीख रखी गई। और वो दिन भी आ गया जब एक गरीब से बाप की बेटी विदा होकर मर्दों के ससुराल आ गई। अभी हिमानी अपने गृह प्रवेश के लिए दरवाजे पर ही खड़ी हुई थी। ये क्या, यहाँ कोई भी औरत क्यों दिखाई नहीं दे रही? क्या यहाँ के मर्द बहुत सख्त हैं जो अपनी औरतों को साथ पर्दों में रखते हैं? अरे नंबर 1 बेटा, तुझसे अभी तक गृह प्रवेश की थाल नहीं सजी है। ले आया बाबा, ये लीजिए। आजा बहू, तेरा स्वागत है। बहू के ससुर ने ही उसका गृह प्रवेश करवाया, क्योंकि घर में कोई औरत नहीं थी। लेकिन ये सब कुछ बहू को देखकर बहुत ज्यादा अजीब लगा। गृह प्रवेश के बाद, अरे नंबर 2 और 10 जल्दी से आओ, तुम्हारी भाभी दरवाजे पर ही खड़ी हुई है। किशोर के बोलने पर उसके दोनों छोटे बेटे आए और अपनी भाभी को उसके कमरे तक लेकर जाने लगे। उसके एक देवर ने उसकी पीठ पर हाथ रखा हुआ था, तो दूसरा हाथ पकड़कर उसे लेकर जा रहा था। भाभी, लो आ गया भैया का कमरा। अच्छा। हिमानी घबराती सी अंदर आ गई और बेड पर जाकर बैठ गई। अजीब बात है, मेरे घर में मुझे तो कोई औरत दिखाई ही नहीं दी। क्या यहाँ कोई नहीं रहता है? और मेरे देवर दोनों कैसे मुझे छूते हुए कमरे तक लाए? हिमानी के मन में अभी ये सब बातें घूम ही रही थीं कि तभी उसका पति अंदर आ गया। हिमानी, मेरी बात सुनो, मुझे तुमसे कुछ कहना था। कहिए। वो मुझे यही बोलना था कि मैं जानता हूँ तुम्हें मेरे घर में आने के बाद अजीब लगा होगा, क्योंकि यहाँ कोई औरत नहीं है। वो असल में, मुझे माफ कर दो। आप कहना क्या चाहते हैं? ठीक से कहिए, मुझे समझ नहीं आ रहा है। वो मैं ये बोल रहा था हिमानी कि मेरे घर में तुम्हें कोई औरत इसलिए नहीं दिखी क्योंकि यहाँ आने वाली पहली औरत तुम ही हो। क्या? मैं तुमसे और ये बात नहीं छिपाना चाहता हूँ, इसीलिए बता रहा हूँ हिमानी। मेरे घर में बस 14 मर्द ही मर्द हैं। हमने शादी के वक्त तुम्हें कुछ भी इसीलिए नहीं बताया कि तुम कहीं मना न कर दो। लेकिन तुम चिंता मत करना, सभी बहुत अच्छे हैं हिमानी। हिमानी, मर्द ही मर्द, बस सिर्फ मर्द। अब मेरा क्या होगा? आपने मुझसे झूठ की बुनियाद पर रिश्ता बनाया। हिमानी मोहन से नाराज हो गई, क्योंकि उसे अपने ससुराल में बस मर्दों वाली बात पता नहीं थी। सारी रात उसकी मोहन से नाराजगी में ही बीती और ऐसे ही फिर अगले दिन। अब मैं नीचे जाऊंगी तो मुझे बस मर्द ही मर्द मिलेंगे। भाभी। हाँ, बोलिए।
क्या बात है भाभी, क्या आपने आपको डरा दिया? नहीं, हिमानी बेचारी सहमी सी ही हो रही थी। ऐसे ही जब वो नीचे आई तब, आ गई मेरी बहू रानी, ये हमारे घर की पहली लक्ष्मी है। सभी घर के मर्द काफी खुश लग रहे थे, लेकिन हिमानी उतनी ही सहमी हुई थी। कुछ देर बाद, अरे किशोर बहू की पहली रसोई नहीं करवाएगा? मैंने तो शगुन भी लाकर रखा हुआ है। हाँ जरूर, बहू तू जाकर 2 पराठे बना ला। बाबा बस 2 पराठे? मेरा मतलब इतने सारे मर्द हैं और बस 2 पराठे? हाँ बहू, बस पहली रसोई ही तो करनी है, तू बस 2 पराठे ही बना दे। वैसे भी मर्दों की खुराक ज्यादा होती है, तू थक जाएगी, इसलिए खाना तो हम लोग ही बना लेंगे, तू परेशान ना होना। किशोर की बात सुनकर हिमानी को थोड़ी सी हैरानी हुई और उसने रसोई में जाकर बस 2 पराठे बना दिए। 2 पराठों के बदले हिमानी को अच्छा शगुन मिला, लेकिन अभी भी वो घबराई हुई सी ही थी। ऐसे ही देखते देखते लगभग 1 हफ्ता बीत गया। हिमानी अपने मर्दों से भरे ससुराल में सहमी और डरी डरी सी रहती थी। आज वो छत पर कपड़े सुखा रही थी कि उसकी पड़ोसन वहां आ गई और बोली, और बताओ हिमानी, बस सिर्फ मर्दों के ही ससुराल में रहकर कैसा लग रहा है? वैसे सालों से कोई लड़की राजी ही नहीं हो रही थी बस इस मर्दों के ससुराल में आने को। तुम ही इकलौती हो जिसने हामी भरी। वैसे कोई सुलझी हुई लड़की तो कभी ना रह पाए ऐसे घर में जहाँ बस मर्द ही मर्द हो। तुम कैसी औरत हो? जिनकी सोच में गंदगी होती है ना, उन्हें सब गंदा ही दिखाई देता है। हमारे घर में आई लक्ष्मी को अपनी बातों में लेना चाहती हैं, जाकर अपना काम करिए। पीछे हिमानी के एक जेठ ने उन औरतों की बातें सुन ली थी, इसलिए वो बोला, जी इनकी बातों पर ध्यान न देना। वैसे मैं बस ये कपड़े देने आया था, इन्हें भी फैला दो। जैसे ही हिमानी ने अपने जेठ से कपड़े हाथ में लिए, गलती से उसका हाथ हिमानी के हाथ से लग गया, जिसकी वजह से पहले तो हिमानी थोड़ा उछली और फिर, जेठ जी क्या हरकत थी ये? हिमानी, लेकिन मैंने तो कुछ नहीं, मुझे पता था कि आप लोग ऐसा कुछ जरूर करोगे। मर्द जात तो होते ही ऐसे हैं, हर मर्द एक जैसा ही होता है। हिमानी गुस्से में आ गई और उसने अपने जेठ को काफी कुछ सुना दिया, लेकिन उसके जेठ ने बुरा नहीं माना और सब कुछ बस खामोशी से सुन लिया। ऐसे ही सिलसिला जारी था। हिमानी अपने घर में मर्दों के बीच बड़ी दबी दबी सी रहती थी और यही बात उसके मायके वालों को भी पता चल गई। इसलिए एक दिन अचानक हिमानी के घर उसके माँ बाप उसे लेने आ गए। अरे समधी और समधन जी, आप दोनों आइए। बस रहने दीजिए समधी जी, ऐसी इज्जत का क्या फायदा जो झूठ से शुरू हुई हो। मेरी बेटी की ही किस्मत फोड़नी थी आपको, हाँ? अरे मर्दों से भरे ससुराल में ले आए आप उसे, एक बार भी उसके बारे में नहीं सोचा आपने। हमें ज्यादा बातें नहीं बनानी है समधी जी, आप बस हमें हमारी बेटी दे दें। ऐसा न करे समधन जी और समधी जी, बड़े अरमानों से लाया हूँ अपनी बहू को इस घर में। माना कि मैंने झूठ बोला, लेकिन हिमानी यकीनन हमारे बीच में खुश है। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, उसे हमारे घर से मत ले जाइए। सालों बाद तो किसी औरत का साया हमारे बीच आया और इस घर को उसने जगमगा दिया है। अब फिर से इसकी चमक मत छीनिए। हिमानी के माँ बाप के आगे बेचारा किशोर ऐसे ही नाक रगड़ने लगा और माफी मांगने लगा। बाकी घर के मर्द और हिमानी भी ये आवाजें सुनकर निकल आए और जब सभी को पता चला कि हिमानी के माँ बाप उसे लेने आए हैं तो सभी ने उनके आगे हाथ जोड़ लिए। माँ बाबा, ऐसा न करो। क्या मर्द होना कोई खता है? सालों बाद हमारे घर में रौनक सी आई है, इसे ऐसे न बुझाओ। इसका फैसला तो अब हिमानी ही करेगी। हिमानी बता, तुझे चलना है हमारे साथ या नहीं? अपनी माँ की बात सुनकर हिमानी बस सोच में पड़ गई और सभी को देखने लगी। हिमानी के साथ उसके ससुराल वालों का बर्ताव बहुत अच्छा था, इसलिए वो सोच कर बोली, नहीं माँ बाबा, मुझे नहीं जाना। वैसे भी बाबा ने मुझे बचपन से समझाया है कि शादी के बाद औरत का घर उसका ससुराल ही होता है। मैं इन लोगों के साथ खुश हूँ माँ, मैं यहीं ठीक हूँ। हिमानी की बात सुनकर सभी हैरान रह गए और किशोर के परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई। अब सब कुछ ठीक हो चुका था। हिमानी के माँ बाप वहां से चले गए और हिमानी खुशी खुशी अपने परिवार के साथ रहने लगी। ये लो मनीषा, मैं पास से तुलसी के पत्ते ले आई थी। माँ जी के लिए तुलसी वाली चाय बना दो, कब से चाय मांग रही हैं वो। ठीक है भाभी, मैं चाय बना देती हूँ। आप जब तक माँ जी को ये नमकीन दलिया दे आइए। अस्पताल से मिलने वाला मीठा दलिया उनसे खाया नहीं जाता है। मनीषा, तुम भी कभी कभी सोचती होगी ना, शादी के बाद कहाँ नई नवेली बहुएं अपने ससुराल जाती हैं, गृह प्रवेश करती हैं, पहली रसोई का खाना बनाती हैं, सब उन्हें ढेर सारा प्यार करते हैं, शगुन देते हैं। शादी के बाद की शुरुआत दिन
हर बहू के लिए बड़े ही खास होते हैं। तुम भी ये सारे सपने सजाकर अपने ससुराल आई थी ना, लेकिन क्या किस्मत है तुम्हारी, हमारी वजह से तुम्हें ससुराल की बजाय अस्पताल में अपना ससुराल बसाना पड़ रहा है। भाभी आप ऐसा क्यों कह रही हैं? मुझे तो बस आप लोगों का साथ और प्यार चाहिए जो मुझे मिल रहा है। आप दोनों यहाँ हैं और मैं आपको अस्पताल में ढूंढ रही थी। आपकी सास दवाई नहीं खा रही है, आप प्लीज उन्हें दवाई खिला दीजिए, उनकी दवाई का समय हो गया है। माँ जी भी ना कभी कभी बच्चों की तरह ही जिद करती हैं। एक काम करो मनीषा, तुम दलिया लेकर जाओ और माँ जी को दवाई भी खिला देना, मैं जब तक यहाँ चाय बना देती हूँ। आखिरकार क्यों पूरे परिवार ने अस्पताल के अंदर और बाहर अपना घर बसाया हुआ था? क्या ये नई नवेली बहू मनीषा के कदमों का नतीजा था, जो उसके कदम पड़ते ही बेचारा पूरा परिवार बेघर हो गया, या फिर गरीबी के चलते पूरा परिवार शुरू से ही इस अस्पताल में रहता आया था? आइए इसे जानने के लिए कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। भाभी घर कब आएगा? मुझे कपड़े बदलने, इन कपड़ों में बड़ी बेचैनी हो रही है। बस थोड़ी देर रुक जाओ, घर आने वाला है, फिर तुम आराम से कपड़े बदल कर सो जाना। बाकी की रस्में हम लोग कल कर लेंगे। थोड़ी देर में पूरा परिवार नई नवेली बहू को लेकर अपने घर के बाहर पहुंच जाता है और देखता है कि उनके गांव का सरपंच कुछ लोगों के साथ उनके घर के बाहर खड़ा है। अरे सरपंच जी, आप यहाँ हमारे घर के बाहर क्या कर रहे हैं? और ये सब लोग कौन हैं? ये लोग अब तुम्हारे घर और जमीन के मालिक हैं। मैं तुम्हारा घर और जमीन इन लोगों को बेचता हूँ। सरपंच जी, ये आप क्या कह रहे हैं? आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? वो जमीन और घर हमारा है नहीं था? याद नहीं, 4 साल पहले तुमने अपने घर के और जमीन के कागजात गिरवी रखकर मुझसे पैसे लिए थे। कहा था कि 1 साल में चुका देंगे, लेकिन 4 साल हो गए और अभी तक तुमने नहीं चुकाया है। इसलिए मैंने तुम्हारा घर और जमीन इन्हें बेच दी है और अपने सारे पैसे वसूल कर लिए। सरपंच जी, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? अगर गांव में कोई बेघर है, किसी के सिर पर छत नहीं है, तो आपका फर्ज है कि उसे सहारा दे। लेकिन आपने तो हमारी छत ही छीन ली। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। हमसे हमारे घर और जमीन मत छीनिए। सरपंच उस गरीब परिवार की एक नहीं सुनता और उन लोगों को पेपर देकर वहां से चला जाता है, जिसके बाद पूरा गरीब परिवार बेघर होकर अपने ही घर के सामने खड़ा होता है। ये सब क्या हो गया? मेरे कदम इतने अशुभ हैं कि जो घर में पड़ने से पहले ही आप सब लोग बेघर हो गए। मनीषा बहू, इसमें तेरा कोई कसूर नहीं है, गलती तो हमारी है। अगर हम समय पर पैसे चुका देते तो आज बेघर होने की नौबत नहीं आती। एक काम कर, आकाश मनीषा बहू को उसके मायके छोड़ा। नई नवेली बहू हमारे साथ कहाँ दर दर भटकेगी। पिताजी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? अब मेरा परिवार आप लोग हैं। आप लोग जहाँ जाएंगे मैं आपके साथ जाऊंगी, भले ही मुझे सड़कों पर इधर से उधर भटकना ही क्यों न पड़े। सभी लोग बेघर होने की वजह से काफी परेशान होते हैं कि तभी पल्लवी को चक्कर आते हैं और वो बेहोश हो जाती है। माँ जी उठिए। माँ जी, ये माँ जी को क्या हो गया है? आप लोग माँ का ख्याल रखिएगा, मैं जल्दी से रिक्शा लेकर आता हूँ। आकाश रिक्शा लेकर आता है और पूरा परिवार पल्लवी को नजदीकी अस्पताल में ले जाता है। डॉक्टर साहब, माँ जी की तबीयत तो ठीक है ना? क्या हुआ उन्हें? कोई घबराने वाली बात तो नहीं है ना? घबराने की तो बात नहीं है, लेकिन अब उनकी उम्र काफी हो चुकी है, शरीर भी काफी कमजोर सा लगता है। उन्हें किसी बात का बहुत गहरा सदमा पहुंचा है, तभी तो वो ऐसे अचानक बेहोश हो गई। फिलहाल मैंने इंजेक्शन लगा दिए हैं, पर आप मेरी मानिए तो इन्हें कुछ दिन अस्पताल में ही एडमिट रहने दीजिए। हमें इनके कुछ और चेकअप भी करने होंगे। ठीक है डॉक्टर साहब, आप माँ को अस्पताल में ही रखिए और माँ जल्द से जल्द उन्हें ठीक कर दीजिए ताकि हम उन्हें यहाँ से ले जा सकें। पूरा परिवार वार्ड के बाहर बैठ जाता है। सुनिए जी, मैं कह रही थी कि अगर आप लोगों के पास कुछ पैसे हैं तो हम यहीं पास में कोई किराए का घर ले लेते हैं। किराए का घर भी काफी ज्यादा महंगा हो गया है। 4-5 हजार से कम में किसी भी घर का किराया नहीं है। पास में जो पैसे हैं, अगर हम उसे किराए का घर ले भी लें तो माँ के इलाज के लिए पैसे कम पड़ जाएंगे। तुमने सुना नहीं डॉक्टर ने क्या कहा था कि अभी माँ को कुछ दिनों तक अस्पताल में रहना होगा। सब एक साथ इतने लोग अस्पताल के अंदर भी नहीं रह सकते, अब क्या करें? जब हम लोग अस्पताल आ रहे थे तो मैंने देखा था, यहाँ अस्पताल के सामने बहुत बड़ा पार्क है। काफी सारे लोग उस पार्क में बैठे हुए थे। लगता है उनके परिवार के सदस्य भी इस अस्पताल में भर्ती हैं। हम में से 1-2 अस्पताल में रुककर माँ जी के साथ उनका ध्यान रखें और बाकी के उस पार्क में बैठ जाएंगे। और जब तक माँ जी की तबीयत ठीक नहीं हो जाती, हमें अस्पताल में ही अपना घर बसाना होगा।
मनीषा की बात मानने लायक नहीं थी, लेकिन अब किसी के पास कोई और दूसरा रास्ता भी नहीं था, जिसके चलते नई नवेली बहू मनीषा अस्पताल में अपने ससुराल का बसेरा कर देती है। मनीषा, हम रह तो जैसे भी लेंगे, लेकिन चूल्हे का क्या करें? बिना चूल्हे के हम लोग खाना कैसे बनाएंगे? हर रोज तो बाहर का खाना नहीं खा सकते, हॉस्पिटल के अंदर चूल्हा नहीं बना सकते। भाभी आप परेशान क्यों हो रही है? बाहर जहाँ हम लोगों ने तिरपाल लगाया है वहीं पास में ही एक मिट्टी का चूल्हा बना लेंगे। मैंने इसमें थोड़ा बहुत खाना बनवाने का सामान भी मंगवा लिया है। अपनी जेठानी आंचल के साथ जाकर मिट्टी का चूल्हा बनाती है और अब दोनों देवरानी जेठानी मिलकर उस पर ही खाना बनाते हैं। पिताजी, आप कब तक माँ जी के पास यूं ही बैठे रहेंगे? रात बहुत हो चुकी है, अब आप जाकर सो जाइए, मैं माँ जी के पास बैठ जाती हूँ। लेकिन बहू, आप माँ जी की फिक्र मत करिए, मैं हूँ ना, अगर कोई परेशानी होगी तो मैं डॉक्टर को बुला लूंगी। अब आप जाकर आराम करिए। बारी बारी का पूरा परिवार पल्लवी के पास जाता और उसका ख्याल रखता। वहीं अस्पताल के बाहर ही बाकी लोग आराम करते हैं और दोनों भाई रोज की तरह अपनी मजदूरी के काम पर निकल जाते हैं। मनीषा, तुमने तो बिल्कुल सही कहा था। मैं तो फालतू में इतना डर रही थी, मुझे लगा अगर मैं माँ जी के वार्ड के बाथरूम में ना होंगी कोई गड़बड़ हो जाएगी, लेकिन यहाँ तो कुछ हुआ ही नहीं। अब आप यहाँ बैठिए, मैं जल्दी से नहा कर आती हूँ। जब तक हमने अस्पताल में अपना बसेरा किया है तब तक हम ऐसे ही सारे काम करने होंगे। जहां पूरा परिवार अस्पताल के बाहर रहता और मिट्टी के चूल्हे पर बना खाना खाता, वहीं अस्पताल के अंदर बने बाथरूम में तब नहाया करते और ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। माँ जी, अगर आप दवा नहीं खाएंगी तो ठीक कैसे होंगी? ये लीजिए, पहले दवा खाइए और उसके बाद ये गर्मा गर्म नमकीन दलिया, फिर उसके बाद आपको और भी दवाई खानी है। मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा, तुम मुझे बस दलिया दे दे, मैं वो खा लूंगी। मेरा मन दवाई खाकर उब गया है। मेरी प्यारी सासू माँ, दवाई मन को खुश करने के लिए नहीं बल्कि तन को खुश करने के लिए खाते हैं। चलिए अब जल्दी से मुंह खोलिए। मनीषा अपने हाथों से अपनी सास को दवाई खिलाकर दलिया खिला देती है और सुबह से शाम तक अपनी सास के पास रहकर कभी उसके पैर दबाती तो कभी उसके सिर की मालिश करती, जिसे देख आजकल की बहुएं तो अपनी सास के अस्पताल में भर्ती होते ही आना जाना भी बंद कर देती हैं। अगर आती भी तो अपनी सास को एक गिलास पानी तक नहीं पूछती। लेकिन एक आपको देख लो, जब से आई हैं तब से अपनी सास का कितना ध्यान रख रही हैं। बड़ी खुश नसीब है माता जी आप, जो आपको ऐसी बहू और इतना अच्छा परिवार मिला है। अच्छे वातावरण, प्यार और देखभाल के चलते पल्लवी समय से पहले ही ठीक हो जाती है और आज पल्लवी को अस्पताल से डिस्चार्ज भी मिल जाता है। वहीं पल्लवी के दोनों बेटे भी इन दिनों में काफी मेहनत मजदूरी करके किराए के घर के लायक पैसे जोड़ लेते हैं। देखो माँ, हमने किराए के घर के लिए पैसे जोड़ लिए हैं। अब हमें अस्पताल में और बसेरा करने की कोई जरूरत नहीं है। अब हम आराम से अपने घर में रह सकते हैं। किराया थोड़ा ज्यादा है, लेकिन आप फिक्र मत करिए, हम दोनों भाई खूब मेहनत करके अब सबका ख्याल रखेंगे। लेकिन इसकी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। डॉक्टर साहब, हम आपकी बात समझे नहीं। इतने सालों की जॉब में मैं आज तक कभी भी किसी परिवार को पेशेंट का इतना ख्याल रखते हुए नहीं देखा। स्पेशली आप मनीषा जी, आप लोग बेघर होकर भी इनका इतना ख्याल रख रहे थे। किसी भी चीज की जरा भी कमी नहीं होने दी इन्हें आप लोगों ने। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप सब लोग मेरे घर में रहिए। मेरे घर में 3 फ्लोर बने हुए हैं, ऊपर के 2 फ्लोर खाली हैं। आप चाहे तो मेरे एक फ्लोर पर आराम से रह सकते हैं और आपको ज्यादा किराया देने के लिए भी कोई जरूरत नहीं है। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पूरा परिवार डॉक्टर के फ्लोर पर जाकर कम से कम किराए में रहता है। वहीं दोनों भाइयों को डॉक्टर की मदद से एक अच्छी जगह पर नौकरी मिल जाती है और पूरा परिवार हंसी खुशी रहता है।